Very good afternoon. Very good afternoon, everyone. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे शेयर बेस्ड पेमेंट। हम सीएफआर में पढ़ रहे थे बेटा शेयर बेस्ड पेमेंट का चैप्टर। शेयर बेस्ड पेमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट में हमने पहला ऑप्शन पढ़ लिया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसे हम कहते थे ईएसओपी, जिसे हम कहते थे ईएसओपी। ईएसओपी में हमने दो तरह की चीजें देखी, एक नॉर्मल ऑप्शंस जहां पे हम पहले एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, और एक्सपेंस कैलकुलेट करने के बाद, एक मिनट, ओके बेटा। तो हमने सबसे पहले हमने देखा ईएसओपी। ईएसओपी में हमने दो चीजें देखी कि साथ जो शेयर बेस्ड पेमेंट है उसमें ईएसओपी से जब पेमेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सर सबसे पहले एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, उस एक्सपेंस को वेस्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस के नाम से, और उसकी एक्सरसाइज और लैप्स की एंट्री कर देंगे। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसका नाम है ईएसपीपी। उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ईएसपीपी। ईएसपीपी का मतलब क्या है? देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
ESPP का मतलब है एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान। बेटा परचेज प्लान आपको क्या कहता है? परचेज प्लान आपको कहता है कि शेयर परचेज नाउ, आप अभी चाहे तो शेयर परचेज कर सकते हैं, बट देयर इज ए लॉक इन, but there is a lock-in on transfer of such शेयर। ये लीजिए सर, उन शेयर के ट्रांसफर पे क्या लगा हुआ होगा? लॉक इन लगा हुआ होगा। कहने का मतलब क्या है? हमने एक एम्प्लॉय को एक कंडीशन दी, हमने कहा कि साहब आप चाहो तो आज शेयर परचेज कर लो, हम आपको एक 100 रुपए वाला शेयर आज आपको दे देते हैं 70 में। जिस शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रहा है, आपके पास अगले 4 महीने का टाइम है, आप अगले 4 महीने तक चाहो तो हमसे वो शेयर 70 में परचेज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उस शेयर पे लॉक इन लगा हुआ रहेगा 3 साल तक, 2 साल तक आप उस शेयर को किसी और को सेल नहीं कर पाओगे, उसके नाम में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो डेट इज कॉल्ड ESPP। हम अपने एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हैं, मार्केट प्राइस से कम पे दे रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशंस उसने पूरी की होगी इसलिए दे रहे हैं, लेकिन शेयर किसके साथ दे रहे हैं? लॉक इन के साथ दे रहे हैं, जिसमें एक लॉक इन पीरियड लगाया गया है। तो बात यह है कि बेटा इस केस में शेयर आपको अभी दे दिया जाता है, बस फर्क केवल इतना से। इसका मतलब क्या आपको शेयर पे होने वाले नुकसान के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा वेस्टिंग पीरियड में, या सीधी ही एक्सरसाइज की एंट्री हो जाएगी? क्या एक्सरसाइज की एंट्री हम ये कहते हैं बेटा कि 3 साल बाद, पहले मैं ESOP में कहता था कि मेरा 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड के बाद जब एक्सरसाइज का टाइम आएगा, जब एक्सरसाइज का टाइम आएगा तो एक्सरसाइज के टाइम हम एक एंट्री करेंगे, उस एंट्री में 100 रुपए वाला शेयर आपको 70 में दिए, तो 30 रुपए हमने पीछे के सालों में प्रोविजन बना रखा होगा। वो प्रोविजन हमने कहां रख रखा होगा? ESO आउटस्टैंडिंग में। वो प्रोविजन हमने रख रखा होगा ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 90 रुपए। अब कहते हैं के दौरान है लोग घरों से बाहर निकलने से, सुरेंद्र भैया, हाँ, अब हम आपको कहते हैं बेटा कि जब आपने पहले से ESO में प्रोविजन बनाया ही नहीं है, आपके पास एम्प्लॉय सीधे ही शेयर खरीदने आ गया, तो ये 70 रुपीज तो एम्प्लॉय ने दिए होंगे, क्या आपके पास ESO में पहले से कोई प्रोविजन में पैसा पड़ा है क्या? क्या आपके पास इस 30 रुपए के नुकसान के लिए ESO में आपने प्रोविजन बना रखा है क्या? नहीं बना रखा। आपने तुरंत क्या किया होगा? अब नए वाले ESPP की बात कर रहा हूं बेटा, नीवी एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान की बात कर रहा हूं। परचेज प्लान में हमने परचेज प्लान में नहीं बनाया होगा बेटा, हमने अभी एक एम्प्लॉय को कहा है कि साहब 3 महीने में आपको शेयर खरीदने, तो हमने उसको 3 महीने का टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया, मतलब पहले से वेस्टिंग पीरियड जैसा कुछ नहीं था। अगर वेस्टिंग पीरियड होता तो फिर तो ये ESOP हो जाता,
हमने एम्प्लॉय को शेयर खरीदने का ऑप्शन दे रखा है, हमने आज ही एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया कि आपको अभी खरीदना है, तो फिर क्या करें, ये किस नाम से लिख देंगे, जब खर्चा इसी साल हुआ है तो हम कह देंगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। मतलब जो खर्चा हुआ है, दो तरीके हैं, ईएसओपी में आप ये खर्चा पहले से रिकॉर्ड करके रखते हो क्योंकि आपके पास पहले से वेस्टिंग पीरियड होता है, लेकिन ईएसपीपी में आपके पास वेस्टिंग पीरियड नहीं होता, सीधा ही आपके पास क्या होता है, एक्सरसाइज पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा ही परचेज प्लान दिया जाता है। परचेज प्लान दिया जाता है मतलब या तो आप प्लान को एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुनिए, या तो आप प्लान को एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप प्लान को एक्सरसाइज, बेटा अब समझो अंशु, लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, ये मैं पहले पीछे की बात खत्म कर देता हूं। लॉक इन पीरियड, बेटा लॉक इन पीरियड कंपनी को तो आज ही नुकसान हो गया, कंपनी जब शेयर इश्यू करने की एंट्री करेगी तो कंपनी को तो नुकसान हो गया, ये नुकसान तो हमने तो केवल उसके मार्केट में सेल करने पे, कंपनी अपना शेयर एम्प्लॉय को दे चुकी है, 100 रुपए के बदले में कंपनी को 70 रुपए मिल चुके हैं, कंपनी को 30 रुपए का नुकसान हो चुका है। अब वो आदमी, वो तो हमने इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो आज ही हमसे लेके आज ही मार्केट में ना सेल कर दे, अगर हम उसे आज 70 में देंगे तो वो आज मार्केट में 80 में बेच देगा, मेरे शेयर का मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने उस पर लॉक इन लगाया है कि साहब 2 साल तक मत बेचना। अब जब उसके आज 70 लग गए, 2 साल तक उसने अपने पास शेयर रखा है, तो फिर वो 80 में नहीं बेचेगा क्योंकि उससे भी क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए। 2 साल तक उसने पैसा लगा के रखा है तो वो मार्केट प्राइस से कम पे सेल नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से समझिए, हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए हम क्या कहते हैं, ईएसओपी में आपके पास वेस्टिंग पीरियड होता है, तो वेस्टिंग पीरियड में आप खर्चे का प्रोविजन बना लेते हैं कि आपको एक्सरसाइज जब होगा तो खर्चे की जो खर्चा आएगा वो आप प्रोविजन में से निकाल लेंगे, लेकिन जब आपके पास वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, डायरेक्टली एक्सरसाइज पीरियड आएगा, तो उस खर्चे को कौन से साल में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उस खर्चे को पूरा का पूरा एक्सरसाइज पीरियड में ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और साल के एंड में पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब समझ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट इतना ही था, डायरेक्टली एक्सरसाइज की एंट्री हो जाएगी और एक्सरसाइज की एंट्री में जहां पे ईएसओपी आता था उसकी जगह एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस आ जाएगा। सर इस बात को लिखे कैसे, अभी लिख लेते हैं बेटा, आपको भी लिखना है। इन दिस प्लान employee offered to purchase shares at a price lower than market price with a lock-in period on ट्रांसफर। ये लीजिए सर, तो ईएसपीपी में क्या है, इस प्लान में एम्प्लॉय को शेयर ऑफर किए जाते हैं परचेज करने के लिए एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस विद ए लॉक इन पीरियड ऑन ट्रांसफर। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है साहब एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है, ध्यान से सुन लीजिए,
बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज exercise price, employee compensation, expense account debit। यहां पे आता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन 2, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकेंड एंट्री, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस टू P&L अकाउंट, एक्सपेंस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, क्या एंट्री हो जाएगी? P&L account debit to employee compensation expense account, P&L account debit to employee compensation expense account। क्लियर है सभी को? सर हाँ जी सर, ये जो अपने ESOP और ESPP पढ़ा, जब ये अपन को राइट देते हैं और मैं उस राइट को एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है सर, हाँ, तो मुझे वो जो पेमेंट होता है वो वन टाइम पेमेंट होता है या इसमें भी एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का ऑप्शन होता है? बेटा जनरली वन टाइम पेमेंट होता है, अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन ले लीजिए, बाकी जनरली वन टाइम पेमेंट होता है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज का टाइम दिया जाता है। ठीक है सर, तो ESOP में तो मुझे समझ आ गया, कंपनी का एम होता है कि भाई मेरे पास एम्प्लॉय टिका रहे मेरा लंबे टाइम तक, ठीक है सर। ESPP सर, ESOP में कंपनी का एक बेनिफिट ये होता है कि भाई एम्प्लॉय मेरे पास ही रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, जो आपने पढ़ाया। ESPP में क्या मिल रहा है कंपनी को जो अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंटेड में दे रहा है? क्योंकि चलो लॉक इन पीरियड है, वो किसी दूसरी कंपनी में जाके रख लेगा क्योंकि शेयर उसी के नाम से जरूरी थोड़ी ना। इसीलिए मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि बेटा आजकल कंडीशंस चेंज हो गई है। पहले ये जो कॉन्सेप्ट आया था तब शायद ESPP नहीं होता था, तब शायद SAR नहीं होता था, तब जो कॉन्सेप्ट आया था वो केवल ESOP का आया था। तो ESOP में भी सबसे पहले कंडीशन चलती थी 3 साल तक कंटिन्यूस वर्क। अब धीरे धीरे जाके कंटिन्यूस वर्क वाली कंडीशन तो साइड में हट गई, अब तो कंडीशन ही प्रॉफिट मार्जिन चलती है, ठीक है, ग्रेडेड ऑप्शंस चलते हैं। तो हमने कहा कि ये बाद में बनाए गए प्रोग्राम्स हैं, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि पहले ESOP चलता था, क्या हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने इसे मॉडिफाई कर दिया। थोड़े टाइम बाद उन्हें लगा कि यार अपन अगर मार्केट प्राइस से कम पे देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम्प्लॉय मार्केट प्राइस से कम पे जाके इन्हें मार्केट में बेचता है तो मार्केट प्राइस डाउन होता है, तो उन्होंने कैश में देना स्टार्ट कर दिया, सेटलमेंट कैश में स्टार्ट कर दिया, जिसे अपन SAR कहते हैं। तो ये मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है, हर जगह रूल एक ही हो ये जरूरी नहीं है, रीजन एक ही हो जरूरी नहीं है। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है बेटा, अंशु आपकी बात बिल्कुल, कंडीशन पूरी होने पे, लेकिन वो कंडीशंस क्या है, दैट आर अंडरलाइन कंडीशंस। वो ऐसी चीजें हैं जैसे ये ऑप्शन एज ए गिफ्ट नहीं होता, ये ऑप्शन एम्प्लॉइज को एज ए गिफ्ट दिया जाता है। जैसे कंपनी का ESOP में तो कंपनी पहले से कंडीशन बता देती है एम्प्लॉइज को, यहां पे क्या कह दिया जाता है कि आप अच्छा काम कीजिए आपको कुछ मिलेगा। जब कंपनी का मालिक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे साल के एंड में अपने रिजल्ट बता रहा होता है, तो वो एम्प्लॉइज को कहता है देखिए साहब आपने ये कंडीशंस पूरी की है। अब वो कंडीशन आज बताता है कि कंडीशन क्या है, जो एम्प्लॉय पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय को हम ये ऑप्शन देते हैं।
या जिन डिपार्टमेंट्स में हमारा प्रॉफिट मार्जिन इस रेट से आगे निकल गया, हम उन एम्प्लॉय को ये ऑप्शन देते हैं। तो कंडीशन यहां भी होती है, लेकिन यहां पहले से एम्प्लॉयज को नहीं बताया गया था, यहां बाद में बताया गया था। ठीक है, जो जो उन कंडीशन, जो जो उस क्राइटेरिया के विद इन आते हैं उनको ऑप्शन मिल जाता है। अब उन पे डिपेंड करता है कि उनको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। ठीक है, हमारा काम तो केवल अकाउंटिंग तक लिमिटेड हो जाता है। क्लियर? चलिए साहब, हाँ क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तब हमें चीज प्रैक्टिकली समझ में आएगी। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ इसमें कुछ लिखा हुआ है, ऐसा ही होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक बात और बताइए बेटा, क्या जिस शेयर पे लॉक इन लगा हुआ हो, क्या एक्चुअल में वो मार्केट में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता क्या, या हो तो सकता है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए, जिन शेयर पे लॉक इन लगा हुआ है, क्या वो शेयर मार्केट में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता? हो सकता है, मे बी कैसे? बेटा ये इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। पता है क्या होता है, एक बात कहते हैं कि भाई जो शेयर, जिस शेयर पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लॉक इन नहीं है, वो शेयर का मार्केट प्राइस अगर 50 रुपए चल रहा है, तो फिर पता है एक आदमी दूसरे आदमी को क्या कहता है, यार तुम्हारे शेयर पे तो लॉक इन लगा हुआ है, तो तुम्हारे शेयर को मैं 50 रुपए में नहीं, तुम्हारे शेयर को मैं 45 में खरीदूंगा, तुम मुझे 45 में दे दो, 2 साल बाद मेरे नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो किसी और को आगे बेच देगा कि 2 साल बाद, लेकिन मैं 5 रुपए सस्ता दे रहा हूं, भैया आपके नाम नहीं हो सकता, ये प्रोडक्ट जो है वो आज आपके नाम नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे लॉक इन लगा हुआ है। लेकिन आपको ये खरीदना है तो आप मुझसे खरीद लो, लेकिन 5 रुपए कम। सामने वाला कहता है भैया ऐसी चीज है तो मैं आपको 5 रुपए कम दूंगा। तो बिना लॉक इन वाली, जिस पे लॉक इन लगा हुआ होता है, वो भी मार्केट में ट्रेड हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि भाई एक तो ऐसा असेट है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और एक वही सेम असेट लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, तो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए? अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 एक कंपनी स्काई ब्लू लिमिटेड, एक कंपनी है स्काई ब्लू लिमिटेड, ऑफर्ड 100 शेयर्स टू इट्स 1500 एम्प्लॉइज। ठीक है, 1500 एम्प्लॉइज एट ₹40 पर शेयर। ठीक है साहब, द एम्प्लॉय आर गिवन ए मंथ टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द ऑफर। एम्प्लॉइज को 1 महीने का टाइम दिया गया कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है या ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना। फिर कहते हैं द शेयर्स इश्यूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑन ट्रांसफर फॉर 3 years फ्रॉम द ग्रांट डेट। एम्प्लॉइज को कहा गया है कि आपको जो शेयर मिलेंगे उनपे 3 महीने का, 3 साल का लॉक इन लगा हुआ रहेगा। द मार्केट प्राइस ऑन द ग्रांट डेट इज ₹50। उस डेट को मार्केट प्राइस था 50 रुपए।
ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन मिलने के बाद जो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इश्यूड टू द प्लान इज एस्टिमेटेड एट ₹58। भाई हम कहते हैं कि जिस शेयर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर वो 50 रुपए की वैल्यू रखता है, तो जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसकी वैल्यू तो कुछ कम ही होगी। तो अगर उसकी फेयर वैल्यू चेक की तो उसकी फेयर वैल्यू का पता चला 48। चलिए साहब, ऑन 30th अप्रैल 2014 1200 employees accepted the offer. 1200 employees accepted the offer and paid 40 rupees per share. नॉमिनल वैल्यू कितनी थी शेयर की? 10 रुपए। आपको इस इश्यू को स्काई लिमिटेड की बुक्स में रिकॉर्ड करना है, मतलब आपको इस इश्यू की जनरल एंट्री पास करनी है। कर सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप मुझे फटाफट से बताओगे बेटा इस क्वेश्चन का वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? 8 रुपए। 8 रुपए या 10 रुपए? सर रेस्ट्रिक्शन लग गया इसलिए 8 रुपए होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो बोले जैसा शेयर, एक बात समझो, अगर यही रिस्ट्रिक्शन वाला शेयर कंपनी पब्लिक में बेचना चाहती, कंपनी मार्केट में बेचना चाहती, तो 50 रुपए में बिकता या 48 में बिकता? 48 में बिकता। तो हमारे लिए जो रेलेवेंट मार्केट प्राइस है वो 50 है या 48 है? 48 है। चलिए, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना? 48 माइनस 40, दैट इज 8 रुपीज। ओके, चलिए इसके बाद एक्सरसाइज की एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट ESO, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी ESO तो आएगा ही नहीं, ESO की जगह क्या आ जाएगा? ESO की जगह आ जाएगा वेरी गुड, एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलिए बेटा, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट में आएगा साहब 40 रुपीज के हिसाब से। 1200 एम्प्लॉय थे, एक एम्प्लॉय को 100 शेयर दिए गए थे और एक शेयर पे 40 रुपीज, 48 लाख, 48 लाख। $1200 शेयर, 100 multiplied by value option 8, 9,60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 कितना हो गया? ये 12 लाख। प्रीमियम 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 38 कितना आ जाएगा? वैल्यू बता दीजिए। हाँ, 45 लाख 60,000। 45 लाख 60,000।
सेकेंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपए का हो जाएगा? एम्प्लॉय 9,60,000। क्लियर? तो ESPP का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो। ESPP में बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब बोलिए। हेलो, बोलिए। लैप्स की एंट्री कहां से होगी भाई? लैप्स करते हो तो आप क्या करते हो? जो पैसा ईएसओ में पड़ा होता है आप उसे P&L जनरल एग्जाम में ले जाते हो। यहाँ पे कोई पैसा रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा। यहाँ तो हमने कहा था कि जब कोई एक्सरसाइज करने आएगा तो उसका खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक्सरसाइज करने 1200 आए, हमने खर्चा भी 1200 का रिकॉर्ड किया है, तो कुछ लैप्स करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए इसको हटा दें। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ये लीजिए। अब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का मतलब क्या है? तो हम कहते हैं इट इज ए केस सेटल्ड, इट इज ए केस सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। ये क्या है? ये कैश में सेटल होने वाला शेयर बेस्ड प्लान है। तो हम कहते हैं इन दिस सिस्टम या इन दिस प्लान employees get cash payment for the option vested to them। तो हमने कहा कि साहब इस प्लान में क्या होता है? इस प्लान में एम्प्लॉय को कैश पेमेंट मिलता है फॉर द ऑप्शन वेस्टेड टू देम। मतलब बाकी सब कुछ सेम है, सेम केस ईएसओपी वाला ही है। जैसा ईएसओपी में होता है वैसा ही इसमें होता है। केवल इतना सा ध्यान रखने की बात है कि ईएसओपी में आप लास्ट में एक्सरसाइज की एंट्री करते हो, यहां पे एक्सरसाइज की एंट्री नहीं करनी, यहां पे उन एम्प्लॉय को पैसा भेजने की एंट्री करनी है बस। और कितना पैसा भेजोगे? जितना वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपके पास पड़ा होता है उतना पैसा। आप एम्प्लॉय को कहते हो कि मार्केट प्राइस है 100 रुपए, हमने आपको कहा था 70 रुपीज में देने के लिए, तो हम एक शेयर पे 30 रुपए आपको भेज रहे हैं साहब। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे लैप्स का कॉन्सेप्ट होगा क्या?
क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो एक्सरसाइज करने नहीं आएगा? एम्प्लॉय को कुछ करना ही नहीं है। एम्प्लॉय ऐसा थोड़े ना है कि यहाँ एम्प्लॉय शेयर खरीदने आएगा, जो नहीं खरीदने आया उसका पैसा हमें हमारे P&L में ले जाना है। यहाँ तो जिसने भी कंडीशन पूरी कर दी उस एम्प्लॉय का डिफरेंस अमाउंट हमें उसके बैंक अकाउंट में भेज देना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज करने आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। क्लियर है? ऑटोमेटिकली पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। डन? क्लियर? कितनी बात याद रह जाएगी? इसके अलावा अब एक और बात, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझिए, थोड़ा सा चेंज है। वेस्टिंग पीरियड, ईच ईयर वेस्टिंग पीरियड। अच्छा सॉरी, ऐसे लिख लीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से लिख लीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम एज accounting treatment same as एंट्री लिख लीजिए, वही ज्यादा बेटर है। वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क आएगा। एंट्री लिख लीजिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा अटक जाएंगे आप। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेस्टिंग पीरियड, ये ज्यादा इजी रहेगा। ईच ईयर, हर साल के वेस्टिंग पीरियड में आप क्या एंट्री करेंगे? प्रोविजन फॉर SAR, सॉरी P&L अकाउंट डेबिट to provision for SAR। हर साल के खर्चे को पहले हम लिखते थे ESO आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का प्रोविजन। यहां पे हम प्रोविजन किसके लिए बना रहे हैं? SAR के लिए। तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है? प्रोविजन फॉर SAR। डबल एंट्री में भी आप लिख सकते हो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर SAR, P&L टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। बट जनरली हमें एक बात पता होती है कि जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं तो P&L अकाउंट से बना देते हैं सीधा ही। तो आप ये भी लिख सकते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर SAR। डन? एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज वाले ईयर में क्या एंट्री करोगे? प्रोविजन फॉर SAR टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां तो आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। इस बार वो लोग शेयर खरीदने नहीं आएंगे, और खरीदने नहीं आएंगे तो आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। क्लियर? सर हाँ, इसमें वेस्टिंग पीरियड मान लो 3 साल था, ठीक है हाँ, सर। आप हर साल बना रहे हो। पहले साल जब आपने बनाया, मान लो 150 एम्प्लॉय थे कंपनी में, तो आपने प्रोविजन 150 एम्प्लॉय का बनाया होगा। हाँ बिल्कुल। फाइनल एक्सरसाइज सिर्फ 50 एम्प्लॉयज ने किया, मतलब किया क्या, 50 एम्प्लॉयज रह गए कंपनी में। एनी रीजन 50 रह गए। तो यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर SAR है वो सिर्फ 50 एम्प्लॉय वो वाला 50 के लिए होगा। एक बात बताओ, पहले साल थे 150 एम्प्लॉय, जी सर। दूसरे साल में कहता हूं 50 छोड़ के चले गए, तो जब आपने दूसरे साल का खर्चा कैलकुलेट किया होगा तो 50 लोगों की 100 लोगों के लिए किया होगा ना? हाँ जी। और उसमें दूसरे साल तक का खर्चा आपने 100 लोगों के लिए निकाल लिया होगा। हाँ, तो उसमें पहले वाला माइनस कर दिया,
तो आज हाँ। जो दूसरे साल के एंड में आपके पास खर्चा रिकॉर्डेड है वो 100 लोगों का है। हाँ। फिर तीसरे साल के एंड में आपके पास एक्चुअल में 50 लोग थे, तो तीसरे साल आपने जो खर्चा रिकॉर्ड किया होगा वो 50 लोगों के लिए किया होगा। समझ गया सर। तो इसीलिए तो मैं आपको, सुनो एक बात, देखो मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि हम जिस कॉन्सेप्ट से करते हैं तो होने वाले चेंजेस हर ईयर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो खर्चा निकालते हैं वो उस साल तक का खर्चा निकालते हैं और लेटेस्ट वैल्यू पे निकालते हैं। पहले साल जो निकालते हैं वो पहले साल की इंफॉर्मेशन, दूसरे साल जो निकालते हैं वो दूसरे साल तक का निकालते हैं दूसरे साल की इंफॉर्मेशन से, और पहले साल का जो भी था कम था तो कम एडजस्ट कर देते हैं, ज्यादा था तो ज्यादा एडजस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जी सर। क्लियर है? चलिए साहब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे। ये नोट कर लिया सभी ने बेटा? ये नोट कर लिया गया सभी ने? डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी 5 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी अमृत लिमिटेड अनाउंस ए स्टॉक एप्रिसिएशन राइट on 1st April 2014 for each of its 525 employees. ये लो सर, the scheme gives the employee to right to claim cash payment equivalent to the excess on market price of company's share on exercise date over the exercise price of 125 per share in respect of 100 shares, subject to the condition of continuous employment for 3 years. ये लो साहब, अगर कोई एम्प्लॉई 3 साल तक कंटिन्यूस काम करता है तो उसका मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से जितना भी ज्यादा होगा, जो कि 125 रुपए थी, उतना अमाउंट कैश में मांग सकता है। SAR is exercisable after 31st March बट बिफोर 30th जून। तो ये जो एक्सरसाइज करने का टाइम है ये 3 महीने के बीच बीच में हो जाना चाहिए, मतलब जो आपको पेमेंट करना है ये 3 महीने के टाइम में करना है, मार्च 31 मार्च से लेके 30th जून तक। द फेयर वैल्यू ऑफ SAR, मतलब जो पहले साल आप खर्चा रिकॉर्ड करोगे वो 21 के हिसाब से करोगे, लेकिन दूसरे साल आपको लगा कि इसकी वैल्यू को चेंज करके 23 कर देनी चाहिए। तीसरे साल जब आपने खर्चा रिकॉर्ड किया तो ये वैल्यू हो गई 24। इन 2014-15 the company estimates that 2% of company shall leave annually, 2% लोग छोड़ के चले जाएंगे। This was revised to 3% in 2015-16। Actually 10 employees left गए पहले साल में, 5 employees दूसरे साल में और 3 employees तीसरे साल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, the SAR therefore actually wasted to 482 employees। एक बात बताइए, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगी कि SAR एक्चुअल में कितने एम्प्लॉय को वेस्ट किया गया? 482। आप मुझे बताइए बेटा, छोड़ के कितने लोग गए? 18 छोड़ के कितने लोग गए? 18 गए सर। 18। तो 482 को ऑप्शन दिया गया, 18 छोड़ के गए हैं, इसका मतलब टोटल लोग कितने होने चाहिए थे? 507 होने चाहिए। 507 कैसे होने चाहिए यार? दोबारा से जोड़ लगाओ भाई साहब। 482 प्लस 18 500 हो गए, 525 500 होने चाहिए। 507 नहीं बेटा, 500। हमने कहा 482 को तो हमने ऑप्शन दे दिया, मतलब वेस्ट कर दिया। आपको हम पैसे देंगे, किन लोगों को नहीं देंगे? जो लोग छोड़ के चले गए तो वो भी जोड़ दिए। तो टोटल कैलकुलेशन हमारी हो रही है 500 लोगों की।
क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ था 525। तो एक बात बताइए, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 525 के लिए सॉल्व करेंगे या 500 के लिए सॉल्व करेंगे? 500 के लिए करेंगे। तो आपको जो सॉल्यूशन करना है वो 500 के लिए सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं दी हुई आती, बट अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो SAR का क्वेश्चन आप 500 के लिए सॉल्व करेंगे। 500 मतलब जैसे इस क्वेश्चन में 500 हो गया, जितने लोगों को वेस्ट किया गया और जितने लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पे लेफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, अब तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सर सबसे रीजन पहले तो 5 सेम वैसा का वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, बस 525 की जगह 500 हो जाएगी। ESO की जगह क्या बनाना है? सर ये ESO की जगह SAR बनाना है। मैं बताऊं क्या खर्चा कैलकुलेट करके, ये आप कर लेंगे? सर एक कर बार लेंगे बता सर। दो। कर लोगे? चलो बहुत अच्छे बच्चे। खर्चा भी रिकॉर्ड करोगे, अमाउंट भी कैलकुलेट करोगे, खर्चा भी रिकॉर्ड करोगे, अमाउंट भी कैलकुलेट करोगे, जर्नल एंट्री भी करोगे और पूरा क्वेश्चन करना है आपको। चलिए, बस कॉन्सेप्ट इतना ही था। अभी तक जो अपन ने किया है दैट इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इसके बाद कॉन्सेप्चुअली कोई नई चीज नहीं आएगी, केवल आपके पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं दैट आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कोई नई चीज कॉन्सेप्चुअली नहीं आएगी। सबने सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बट इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको इसके बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए हैं। ठीक है, तो वो आपको जरूर करने हैं। अपन भी, मैं आपके साथ ही करूंगा, सारे क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। फटाफट से एक बार आप मेरे साथ देख लीजिए। हाँ, अपन कर चुके हैं 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, 7 पढ़ लेते हैं, केवल इतना टाइम हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 7 या चलो कल ही करते हैं। ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 7 से हम कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आज ये मौसम बारिश हो रही है तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है सर। चलिए सर हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 बताया ना सर, ये 500 एम्प्लॉय के साथ करेंगे, आपका रीजन मैं समझ गया आपने क्या बताया, बट जब हाँ। क्वेश्चन ऊपर ही मुझे कहता है उसने ऑप्शन ये जो दिया था, ये राइट स्टॉक एप्रिसिएशन राइट जो दिया था, हाँ 525 एम्प्लॉय को दिया था। ठीक है सर, तो ये मान के चलूं कि 1/4/2014 को 525 एम्प्लॉयज थे। ठीक है सर, जब फर्स्ट ईयर के एंड में मैं ये एंट्री करूंगा एक्सपेंस की, ठीक है, हाँ। आप कह रहे हो 500 एंट्री के एम्प्लॉय बाद छोड़ो, आप तो कैलकुलेशन पे आ जाओ। एंट्री में तो अमाउंट लिखना है, एंट्री तो वही होनी है। सर मतलब मैं ये कह रहा था कि ये 525 दे रहा है, उसके साथ क्यों नहीं कर रहा मैं? तो बेटा एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा है ना हमारा। देखो मुझे नहीं पता कि ये 500 गलत लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने देखा कि साहब मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि साहब 482 लोगों को मैंने पैसा दे दिया, लेफ्ट कोई हो नहीं सकता, छोड़ के 18 गए हैं, मतलब ये ऑप्शन एक्चुअल में कितने लोगों को दिया गया था? 500 को दिया गया था। मुझे नहीं पता ये 500 गलत, 525 गलत लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ 525 है, तो मुझे ये पता है कि ये 525 मिसप्रिंट तो नहीं, लेकिन मेरा सॉल्यूशन तो 500 के लिए बनता है क्योंकि मेरे पास तो सारे सिचुएशन सामने हैं। तो मैं मन से लेफ्ट कैसे मान सकता हूँ? मुझे पता है इसमें लेफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है सर। अगर मैं 525 के लिए कैलकुलेट करना चालू कर देता तो मेरा लेफ्ट आ जाता। हाँ लेफ्ट आ रहा था फिर। तो फिर ज्यादा बेटर ना कि मैं अपनी शुरू वाली चीज को सही कर लूं कि भाई उन्होंने लिखा है, वो ऐसा भी लिख सकते थे कि मेरे पास 525 एम्प्लॉई है,
अब उनमें से कितने को वेट दिया गया तो ऑप्शन हो सकता है 500 को ही दिया गया हो। ठीक है सर। तो वो लैंग्वेज मेरे लिए मानना ज्यादा इजी था ये मानने के कि मैं लैप्स मान लूं पीछे। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके सर। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।